वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवादास्पद प्रशासनिक मुद्दे हैं उनके ऊपर अपन बात कर रहे थे। राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं हैं और राज्यों के को केंद्रीय निर्देश, लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में 2-3 पॉइंट्स पे अपन ने बात कर ली। एक आखिरी का पॉइंट लेते हैं, आर्थिक नियोजन। के संथानम के अनुसार नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त संबंधी सभी मामलों में राज्यों की स्वायत्ता को एक छाया का रूप प्रदान किया है। वस्तुतः नियोजन का संघवाद पर जो प्रभाव पड़ा उसने केंद्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया। भारत में संपूर्ण देश केंद्र और राज्यों के लिए योजना निर्माण का कार्य योजना आयोग करता है। यह केंद्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के आधार पर हुआ। इसमें प्रधानमंत्री और कुछ केंद्रीय मंत्री तथा विशेषज्ञ होते हैं। इसमें राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। यह नीतियों की एकरूपता पर बल देता है। यह आयोग समूचे देश के लिए यह मानकर योजना बनाता है कि मोटे तौर से सभी राज्यों की परिस्थितियां समान है। नियोजन का संबंध शासन के समस्त विषयों से है, चाहे वे विषय संघ सूची के हो अथवा राज्य सूची के। राज्य सूची के विषयों पर भी योजना आयोग एक सुपरमैन बन गया है। नियोजन के परिणाम स्वरूप ही केंद्र उद्योग, व्यापार और वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय राज्य सूची में उल्लिखित हैं। यही नहीं, बाद में रेजर, पत्ती, कागज, गोंद, माचिस, साबुन जैसे विषयों पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया है। ये देखिए, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि अब राज्य योजना आयोग तथा केंद्रीय सरकार के निर्णयों को जो का त्यों स्वीकार नहीं करते। इस बात का आभास 19-20 अप्रैल को 1969 को दिल्ली में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में मिलता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में इतिहास में पहली बार कुछ राज्यों ने चौथी योजना के स्वरूप को औपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान की। पश्चिम बंगाल तथा केरल के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद ने योजना को उसी रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वस्तुतः अनेक राज्यों में केंद्र की सरकार गठित करने वाले दलों से भिन्न सरकारें होने के कारण हाँ में हाँ मिलाने की प्रवृत्ति नहीं रही। आर्थिक नियोजन विवादास्पद विषय बनता जा रहा है। विद्यार्थियों, ये जो बात थी वो ये उस संदर्भ में थी जब भारत में योजना आयोग हुआ करता था। अब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जब से सरकार आई है, भारत में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह उसका नाम बदल दिया गया है, क्योंकि नाम बदलना थोड़ा सा आसान रहता है, उसकी फंक्शनिंग बदलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, नाम बदलना आसान है। नाम बदल करके नीति आयोग बना दिया गया। मतलब वो नीति बनाएगा, वो आयोग नीति बनाने में सहयोग करेगा, ऐसा नाम उसका कर दिया गया है। अभी देखिए, इसमें बड़ा टेक्निकल इश्यू है ये। मतलब जब आपके शक्तियों का विभाजन किया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्धी सूची, तो केंद्र को व्यापार व वाणिज्य के अधिकार नहीं दिए गए, ये समझ के कि भाई आप राज्य सरकार इनके ऊपर कानून बनाए। हाँ, विदेश से व्यापार करना है वो बिल्कुल केंद्र सरकार ही करेगी। दूसरी कोई राज्य सरकार डायरेक्ट विदेश से कोई सेलिंग या परचेजिंग नहीं कर सकती। वैसे बाहर वो जाएगा देश के आर्थिक या वाणिज्यिक मंत्रालय के द्वारा ही, वो डील वहीं से होती है। तो कुल मिलाकर के योजना आयोग का नाम बदला, नीति आयोग किया। इसको और भी संशोधित करने की जरूरत है और थोड़ा सा इसको एक संवैधानिक संस्था बनाने की जरूरत है। या तो इसको संवैधानिक संस्था बनाओ या फिर इसको पूरा ही खत्म कर दो। अब काफी कुछ जो चीजें अपन बुक्स में देखते हैं उनसे काफी कुछ चीजें बदल गई। पहले राज्यों को कर लगाने का अधिकार थे, अब जीएसटी आ गई। जीएसटी में राष्ट्रीय जीएसटी परिषद की बैठक होती है और तमाम देशों के तमाम राज्यों के वित्त मंत्री व देश का वित्त मंत्री बैठ करके निर्णय करते हैं कि कौन सी चीज पे कितना % जीएसटी होगा, कौन सी चीज पे कितना % जीएसटी होगा। तो एक देश एक कर, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। एक देश एक कानून बड़ा अच्छा लगता है।
एक देश एक राशन कार्ड, ये भी अच्छा लगता है। मतलब एक एक एकता तो सारी अच्छी लगती, किसी भी चीज़ में एकता हो, लेकिन बहुत सी चीज़ों में एकता से थोड़े से एस्पेक्ट मतलब उसके इम्पैक्ट से गलत आते हैं। जैसे एक देश एक कर के बाद में जीएसटी के बाद में राज्यों की जो वित्तीय हालात हुए हैं, जो केंद्र पर निर्भरता बढ़ी है उनकी, राज्य पालिका और राज्यों की स्थिति एक नगर पालिका जैसी हो गई है, उसके समाधान क्या है? क्योंकि राज्य के पास जो सब्जेक्ट हैं बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। हेल्थ राज्य के पास है, एजुकेशन राज्य के पास है, और टैक्स लगाने का पावर है नहीं। टैक्स सारा कलेक्ट होकर सेंटर में जाता है, सेंटर से बाद में उसका हिस्सा स्टेट में आता है, अपना हिस्सा। अब इस वहाँ जाने और यहाँ आने की प्रक्रिया में बड़े पेच हो जाते हैं, बड़ी पेचीदा प्रक्रिया है। अगर कहीं किसी राज्य में विपक्षी दल की सरकार है तो राजनीति जब राज्यपाल के पद में हो सकती है, जब राज्यों में कानून व्यवस्था के बारे में निर्देश देने में हो सकती है, जब अखिल भारतीय सेवाओं के उपयोग व पदोन्नति व क्रियान्विति तथा उनके प्रतिनियुक्ति के ऊपर हो सकती है, तो इस मसले में क्यों नहीं हो सकती? इसके ऊपर भी क्लियर कट कोई चीज निकलनी चाहिए ना भाई। ओवरऑल अपना गेम क्या है, अपना मतलब क्या है? भारत के संविधान को स्थापित करने का सबसे बड़ा जो मंतव्य है वो यह है कि भारत के तमाम नागरिकों का जीवन सरलतम बनाया जाए। इसके जीवन में जो जटिलताएं हैं, जो अशिक्षा है, जो अज्ञानता है, जो जनसंख्या वृद्धि है, जो व्यक्ति का बेवकूफपना है, सामाजिक बुराइयां हैं जैसे, उन सबको खत्म करके उसके जीवन को सरलतम बनाया जाए। सरल कैसे बनेगा? उसको रोजगार देंगे, उसको मकान देंगे, उसको कपड़ा देंगे, उसको रोटी देंगे, तभी तो सरल बनेगा ना। ऐसे तो सरल बनेगा नहीं भूखे मरने से। तो अब ये सब देने के लिए पैसा चाहिए भाई। राज्य के पास पैसा कहाँ से आएगा? राज्य के पास कोई पैसे छापने की मशीन तो है नहीं। वही जो कर लगाएगा पब्लिक पे उन्हीं से आएगा। अब हालात ये हो गई कि राज्य के पास सिर्फ ले दे के एक पेट्रोल और एक शराब बची है जिस पे कर लगा सकता है, बाकी सारे चले गए। तो जीएसटी को पुनः थोड़ा सा संशोधित करके कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर कर लगाने के लिए राज्य को स्वतंत्र किया जा सकता। कलेक्शन उसका जीएसटी के माध्यम से, उसके लिए अलग से कोई मतलब एक तरह की यूं कहें कि कोई व्यवस्था अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर किसी एक उत्पाद के ऊपर कर लगाना, वो उत्पाद पर्टिकुलर एक स्टेट विशेष में ज़्यादा हो रहा है और उस स्टेट विशेष की एक पर्सनल पब्लिक उसमें काम कर रही है, तो इस पे कर लगाने के लिए तो उस राज्य की स्टडी करना जरूरी है ना। तो इस तरीके से विद्यार्थियों, ये केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ डिस्प्यूटेड टॉपिक्स हैं जिनको 4-5 बातों में आपने मतलब विभाजित करके अध्ययन करने का प्रयास किया है। अब ये देखिए, प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्यों के, उनको थोड़ा सा संविधान का परिप्रेक्ष्य क्या कहता है इसके ऊपर अपन देखते हैं। भारतीय संविधान में 11वें भाग के दूसरे अध्याय में केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद की विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों को प्रशासनिक शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित कर रखा गया है जो संविधान द्वारा संघीय संसद को दी गई है। प्रशासनिक संबंधों में केंद्र को राज्यों के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु इसके बावजूद राज्यों को स्वायत्ता व जिम्मेदारी का बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है। फिर भी कुछ विद्वानों को महसूस होता है कि इन संबंधों ने राज्यों की स्वायत्ता को कम किया है, क्योंकि एक ही दल का बोलबाला है और राज्यों के मुकाबले एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था के रूप में केंद्रीय कार्यपालिका का उदय हुआ तथा केंद्र को अत्यधिक अधिकार मिल गए हैं।
ये मतलब एक तरह का यूं कहें कि संविधान में जो प्रशासनिक बातें हैं उनके बारे में है। अब ये है राज्य के ऊपर संसदीय नियंत्रण की विधियां, मतलब राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण कैसे हो सकता है, केंद्र राज्यों को कैसे नियंत्रित करता है, ये कुछ बिंदु है। राज्यों का दायित्व, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। सरकारी कृत्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यों को पूरी मान्यता दी जाएगी। 2 या अधिक राज्यों में बहने वाले जलाशयों, नदियों का जल का बंटवारा केंद्र सरकार करेगा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, अखिल भारतीय सभाएं, राज्यपाल संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने, उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। इस प्रकार से ये आपके केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों के मध्य यूं कहें कि प्रशासनिक संबंध थे, और इन प्रशासनिक संबंधों में संबंध कम, डिस्प्यूटेशन ज़्यादा है। अब उन डिस्प्यूटेशन का इलाज क्या हो, ये इलाज तो तभी संभव है जब केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकारें इलाज करने के मूड से बैठे, मन से बैठे। अगर वो बैठ के फिर राजनीति करने लग जाएगी तो फिर इलाज होगा नहीं इनका। क्योंकि एक्चुअली अपन भारत के का एक तरह का यूं आज़ादी के बाद का जो इतिहास देखें, संविधान स्थापित होने के बाद का जो हिस्ट्री देखें अपन, तो उसमें मतलब अधिकांश समय कांग्रेस की सरकार रही, इसमें आप कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कांग्रेस देशभक्त पार्टी है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन संविधान स्थापित होने के बाद में कांग्रेस ने राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और जब जब केंद्र में कांग्रेस से अलग कोई सरकार आई, उसने भी राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब राज्यपाल के पद को जब तक अपन प्योरली डिफाइन नहीं करेंगे, ये सारी चीजें मतलब यूं दूर नहीं करेंगे, तब तक कैसे संभव हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि केंद्र और राज्यों के मध्य एक आदर्श की जो स्थिति है, जो संविधान ने जो सैद्धांतिक चीजें बताई है, वो यह है कि राज्य अपने ड्यूटी करे, केंद्र अपनी ड्यूटी करे। ये सच है। ये भी सच है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट, और कोई भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो इस यूनियन से अलग हो सकता है या अलग होने की सोच सकता है। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो अमानवीय या दंडनीय अपराध है। ये भी सत्य है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि केंद्र में जो सरकार है वो तानाशाही करे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई भारत के संविधान में अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है। संविधान हमने मोटा मोटा लागू किया, अभी तक इसकी जो भावना है उसके साथ लागू नहीं किया। एक बार जैसे लाइन लगाते हैं ना, जैसे स्कूल में जब छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में जाते थे तब अपन खेलते खेलते घंटी बजती थी, टन 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 घंटी बजती थी, तब सारे बच्चे लाइन में लगते थे। तो एक बार लाइन टेढ़ी लगती थी, फिर बाद में जैसे हेड मास्टर आता था या मास्टर आता था सामने, तब लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती। फिर वो अंदर से गुजरता था लाइनों के बीच में, तब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती थी। उसी तरीके से भारत के संविधान को लागू हुए अभी तक मात्र 73 ईयर आज़ादी को और 70 साल संविधान को लागू किए हुए हैं। लेकिन हमने संविधान में वो चीज़ें पहले आइडेंटिफाई की है जिनसे कि अपने निजी स्वार्थ, अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरे हो सकते हैं। हमने उन चीज़ों को पीछे छोड़ दिया जिनसे जन कल्याण हो सकता है, जबकि आवश्यकता ये थी कि हम पहले उन चीज़ों को आगे लाते जिनसे जन कल्याण हो सकता है। इनको तो आगे लाने की या आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे हमने साहब राज्यपाल का पद है, उसको ले लिया हमने आपको राज्यपाल बना के भेजा उस स्टेट में, उस स्टेट में उस पार्टी की सरकार है, वो हमारी सरकार तो वहाँ पे आनी चाहिए। अगली बार हमें इतनी सीट लेके आओ, आपको भेजने
जाओ आप कैसे भी करो, तंग करो उनको एमुलेट करो, चीफ मिनिस्टर को बदनाम कर दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो उसके खिलाफ। अरे भैया आप राज्यपाल हो, राज्यपाल के पद की गरिमा समझो आप। राज्यपाल को संविधान ने क्या दायित्व दिया वो समझिए आप। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं भेजा यहाँ पे। आपको जनता को जवाब नहीं देना, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप संविधान की संरक्षा कीजिए। जो चुन के आया है, मुख्यमंत्री बना है, जो विधायक बना है, उसको दोबारा देना है उस पब्लिक में, उसको काम करने दो। अगर वो वास्तव में काम नहीं कर रहा तो आप ये मानिए कि आपका काम शुरू होता है, लेकिन वो काम कर रहा है और आप उसको मान्यता नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जो भी डिस्प्यूटेड विषय हैं उन सबको अगर केंद्रीय नेतृत्व और राज्यों के नेतृत्व मिलकर बैठ करके सद्भावनावश अगर ये सोचें, विचार करें, तो ये डिस्प्यूटेशन कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि दूर नहीं हो सकते, आराम से हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से हो सकते हैं ये। तो इनको दूर किया जाना चाहिए। और भारत के संविधान की जो मूल भावना है कि इसमें व्यक्ति की गरिमा व एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।